नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 8 जनवरी का जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग तीनों शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष। देखिए सब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ऑप्टिक्स से या किसी भी से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरती है। और ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि जब अवतल दर्पण रहेगा और ये मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब समानांतर कोई लाइट आएगी यानी कि वस्तु अनंत पे रखा हुआ, ठीक है। अब जब ये लाइट इस तरह से आ रहा है तो ये फोकस से होकर के गुजरती है, हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये फोकस से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सोते समय निरंतर श्वसन करते रहता है, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे शरीर को ना एनर्जी की जरूरत पड़ता है, ठीक है, निरंतर एनर्जी की जरूरत पड़ता है, जिस कारण से एटीपी बनते रहता है। और एटीपी कैसे बनेगा? जब ऑक्सीडेशन होगा शरीर में, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन लिया जाएगा और उसके थ्रू ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, फिर हमको एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जिस कारण से हमें हमेशा निरंतर श्वसन की जरूरत पड़ती है यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहती है। तो क्योंकि कोशिका को निरंतर ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है जो श्वसन से मिलता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन में जब कोई बीज गिर जाता है उससे पौधा जन्म ले लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जर्मिनेशन, अंकुरन, ठीक है। जब कोई बीज गिरा तो उससे अंकुर हो गया तो उसको अंकुरन या जर्मिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो आपको पता है कि जी का मान, स्मॉल जी का मान हमेशा बदलते रहता है, हर जगह स्मॉल ही बदलता है, छोटा ही अमाउंट में बदलता है लेकिन बदलते रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया किसी वस्तु का भार जो होता है ना, भार चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। और ये जो भार दे रखा, वेट जो दे रखा है, इस पर ये जी, वेट प्लस जी को माफ कीजिएगा, जो मास प्लस मास इंटू जी, अगर हम लोग मास के साथ अगर जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है? भार बनता है, यानी कि वेट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जी है और ये जी चेंज होते रहता है, ये चेंज होता है तो हमेशा जो होता है ना, वेट हमेशा चेंज होते रहेगा, मास कांस्टेंट रहता है, मास पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? तो चूंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, 1/6 होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति का भार यहाँ पे 60 kg का है, 60 kg का है, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, माफ कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, 10 kg इसका भार हो जाएगा वहाँ पे, कहाँ पे? चंद्रमा पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा की तुलना में क्या होता है, मतलब पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे कितना होता है? तो 1/6 गुना हो जाता है उसका भार का वहाँ पे मान, ठीक है। तो 1/6 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तुलना में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यानी कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में सामान्यतः कैसा होता है? देखिए कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये क्या करता है ना, ये टूट के अपना प्रारंभिक स्थिति में यानी कि सिंगल बॉन्ड में आना चाह रहा है, समझ में आया? टूट के अपना सिंगल बॉन्ड में आना चाहता है, जिस कारण से ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव होता है इसके तुलना में, यानी कि सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड की तुलना में अनसैचुरेटेड हाईली रिएक्टिव होता है। इस चीज़ को ऐसे समझो, जब भी आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तो रूम शेयरिंग में 2 बच्चा रह रहे हैं या फिर 3 बच्चा रहता है, ठीक है। एक है जिसमें एक सिंगल बच्चा रहता है, तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, हमको डबल और ट्रिपल से नहीं रहना, बहुत खटपट होता है, हमको सीधा सिंगल में आना है, ठीक है। लेकिन सिंगल का रूम बहुत कम रहता है, आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह करके हम लोग सिंगल रूम में आ जाए कि हम अकेले रहें, ठीक है। तो ये वाला होता है कि हर चीज़, अब इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, किसके तुलना में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तुलना में, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि वो टूट के फिर से सिंगल बॉन्ड में आना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम कार्बन परमाणुओं वाला एल्केन होता है? तो अब इसका देखिए सबसे छोटा पूछा गया है। अब अगर आप लोग जानते हैं तो अब इसको देखिए, प्रोपेन में क्या, तो मिथ इथ प्रोप 3 होता है, यानी कि C3, अरे यार लिखा भी नहीं, C3H8। इसका देखिए ब्यूटेन मिथ इथ प्रोप ब्यूट 4, यानी कि C4H10, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन ये तो साइक्लिक हो जाता है, यानी कि C3 इसका होता है C3H6 होता है, ठीक है। और एक होता है इथेन, मिथ इथ यानी कि C2H4, 5, 6, H6, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। आप देख लो कि सबसे छोटा कार्बन आइटम कौन सा, तो जिसमें 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग अगर मालूम होता है ये सब चीज़ तो आप लोग इसको लिख के आराम से कर सकते थे किसमें कितना कार्बन आइटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घरों में सामान्यतः कौन सा उपकरण हमेशा श्रेणी कलम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओ? देखिए होता क्या है ना कि घरों में जितने भी एलिमेंट हम लोग जोड़ते हैं, चाहे वो कूलर हो गया, फैन हो गया, जो कुछ भी वो सब हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में,
ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा गया है, यहाँ पे पंखा जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब जोड़ा गया है, यहाँ पे कूलर जोड़ा गया है, यहाँ पे एसी जोड़ा गया है, और ये सब को हम लोग यहाँ पे टीवी जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब सबको हम लोग किस में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, ठीक है, समानांतर में जोड़े हैं। अब अगर मान लो कि कहीं से भी कोई फॉल्ट होता है, मान लीजिए कि फैन वाला में कहीं पे फॉल्ट हो गया, यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो धारा इधर से जाएगा, यहाँ पे देखेगा यहाँ पे फॉल्ट है, तो इधर नहीं जाके कि इन सब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते रहेगा। यानी कि मान लेते किसी एक रूम का पंखा में फॉल्ट आया, अब वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कुछ भी हुआ, वहाँ बंद हो गया, बंद हो जाने से क्या दूसरे रूम का या फिर उसी रूम का बल्ब जलना बंद हो जाएगा, क्या कूलर जलना बंद हो जाएगा, एसी जलना बंद हो जाएगा, फ्रिज जलना बंद हो जाएगा? नहीं होता है, क्योंकि इसको किसमें, पैरेलल में हम लोग कॉम्बिनेशन किया गया होता है, ठीक है। जिस कारण से जहाँ भी एक फॉल्ट में जाता है, यहाँ पे देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कहीं पे भी अगर यहाँ पे मान लीजिए फैन वाला में फॉल्ट हो गया, पंखा वाला में फॉल्ट हो गया, तो अब धारा इधर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सब में जाएगा। लेकिन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे कूलर है, मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फॉल्ट हो गया, यहाँ पे अगर रुक गया, यहाँ करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा। इसीलिए जब भी होम जितना भी एलिमेंट होता है घरों का, इन सब को किसमें जोड़ा जाता है, इन सब को जोड़ा जाता है पैरेलल में। लेकिन फ्यूज एक ऐसा चीज़ है जिसको जोड़ा जाता है किसमें, सीरीज में। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर सीरीज में अगर इसको ना जोड़ें और अगर हाई वोल्टेज कहीं पे आ गया और तो पूरा का पूरा सब जितने भी एलिमेंट जोड़ा गया है घर में, पंखा हो, फ्रिज, सबको उड़ा खत्म कर देगा। इसी कारण से इसको यहीं पे काट दिया जाता है ताकि आगे नहीं बढ़ा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज। हम दोनों को बता दिए, पैरेलल और सीरीज दोनों में। पैरेलल में कौन कौन सा होता है, घरों में जितना एलिमेंट है, टीवी, फ्रिज, सब पैरेलल में, और सीरीज में सिर्फ एकलौता को जोड़ा जाता है, फ्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और हम बताए भी थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो होता है। क्या होता है, एक तो होता है स्पाइनल कोड, दो चीज़ से मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, एक तो होता है स्पाइनल कोड और दूसरा होता है ब्रेन, ठीक है। इन दोनों से मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन में दे रखा था स्पाइनल कोड, तो इसी को मारना है, दोनों देगा, दोनों को मारेगा, ब्रेन देगा, ब्रेन को मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब एक अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो अधात्विक ऑक्साइड मान लेते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड, अधात्विक एक ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी क्षार के साथ यानी कि किसी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इन दोनों को, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माफ कीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो ये एक सॉल्ट है, ठीक है, लवण है, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है। आप लोग को पता होगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो क्या बनता है, तो एक तो साल्ट बन गया और एक जल बन गया। क्या बना, लवण बना और जल बना, साल्ट बना और वाटर बन गया, ठीक है। इसके जब होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलने पर हमें ठंडक महसूस होता है, क्यों? क्योंकि देखिए मान लेते हैं हाथ है, ठीक है, हाथ है, अब हाथ में पसीना निकल रहा है, अब इधर से हवा आया, अब इसको सोख के ले गया, तो यहाँ का टेम्परेचर को कम कर दिया, कम कर देने से यहाँ पे ठंडक महसूस होता है। जिस तरह से यही पे होता है कि गर्मियों के दिनों में जब घड़ा होता है, इस पर छोटे छोटे छिद्र होता है जिससे पानी रिस के बाहर आते रहता है। अब जब यहाँ के आसपास के जो हवा है, ये क्या होता है कि इसको हमेशा वाष्पीकृत करते रहता है, जिस कारण से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ठंडा हो जाता है, जिस कारण से पानी ठंडा होता है, ठीक है। तो यही होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रजनन स्वस्थ यानी कि एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए आप लोग को जो दे रखा था ऑप्शन में, ये दे दिया था इसको यौन रोग से बचाव यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ये वाला। लेकिन इसके साथ भी और भी है, क्या है कि अवांछित गर्भधारण से बचाता है, संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी होता है। तो ये तीनों में से आप लोग को इसको दे रखा था, इसको करना था आप लोग को, ठीक। अगर आपकी बार पूछा जाएगा और इन दोनों में से कोई देगा तो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 20 ओम है और विभवांतर 40 वोल्ट दे रखा, तो धारा का मान निकालना था आप लोग को। तो ओम्स का नियम क्या कहता है, V = IR कहता है, और हमको धारा का मान निकालना, तो R को इधर कर देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब V का मान कितना दे रखा है, तो V का मान दे रखा है 40 वोल्ट, R का मान दे रखा है 20 वोल्ट, तो 20 को 40 से काटेंगे तो 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, ये रहा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और स्थिति कैसी होगी, प्रकृति और स्थिति। तो जब भी वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो ये यहीं पे बनता है,
जो इमेज बनेगा यहीं पे बनेगा, उल्टा बनेगा वास्तविक। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने में है, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के समान आकार के बनेगा। तो यहाँ पे देख लो, यही वाला लिखा गया है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये तीनों अब देख लेना कौन सा आपका ऑप्शन में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल C2H5OH को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? कितना बार बोले ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस को ही बनाता है। कैसे? देखिए, जब भी हम लोग इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ये जो सोडियम होता है ये इसके साथ आ जाता है और हाइड्रोजन गैस को अलग करके हटा देता है, ठीक है। और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। जब भी कोई धातु किसी कार्बनिक यौगिक के साथ बनता है, रिएक्शन करता है, तो हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों के कणों की अत्यधिक निकटता और निश्चित स्थिति यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा आकार, और निश्चित आकार का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, हम बता चुके हैं कि जब भी कोई ठोस रहेगा इसके बीच में जो होता है ना कण, ये बहुत सामने सामने होता है। रीज़न क्या होता है कि ठोस का जो एटम होता है ये बहुत पास होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर गैप जो होता है ये बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा हाई हो रहता है। जिस कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई रहेगा तो एक एटम दूसरे एटम को काफ़ी कस के पकड़ा रहेगा, जिस कारण से ये जो ठोस होते हैं ना मजबूत होते हैं, जल्दी टूटते नहीं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना इसका बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, तो पादप कोशिका भित्ति, ये जो सेल वॉल है ये मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, जिसमें पेक्टिन और हेमीसेलुलोज जैसे अन्य पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं जो संरचनात्मक कठोरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृत्तीय गति का सटीक उदाहरण नहीं है? तो वृत्तीय गति का सटीक उदाहरण वही होगा जो वृत्त में गति करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। अब देख लो, सीधा सड़क है, स्ट्रेट सड़क है, इस पर तो ये होगा नहीं। उपग्रहों द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्श पर लुढ़कता हुआ गेंद, ये भी एक सीधे लाइन में जाकर पेड़ से गिरता हुआ सेब, ये इस तरह नीचे की ओर आएगा, ये सब लीनियर हो जाएगा। एक ही है जो उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि दूरी को आधी कर दिया जाए और समय वही रखें, समय को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है, टाइम को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। टाइम को कांस्टेंट रखा जाता है तो रेखीय वेग में क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, आपको रेखीय वेग में क्या असर पड़ेगा आपको ये बताना था, ठीक है। तो वेग भी आधे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग जानते हैं चाल यानी कि वेग, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये चीज़ मालूम है आप लोग को, मैथ में भी इससे पढ़ेगा, दूरी बटे समय, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें किसको? दूरी को आधा कर दिया जाता है। ये जो दूरी है इसको हम आधा कर दे रहे हैं, तो चाल और दूरी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण अगर हम इसको आधा कर दे रहे हैं, समय को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अगर ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, चाल भी यानी कि वेलोसिटी भी आधा हो जाएगा, तो वेग भी आधा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में पाचन कैसे होता है? तो देखिए, पाचन जो मनुष्य में होता है ना, एक पूरा एक तंत्र है, ऑर्गन सिस्टम पूरा इसमें काम करता है, ठीक है। अंग और अंग तंत्र काम करता है। आप लोग पाचन तंत्र पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा, मुंह से शुरू होता है, उसके बाद ये जो गला से लेते हुए स्टमक के बाद फिर उसमें फिर लीवर आ जाता है, लीवर में फिर पेनक्रियाज आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ठीक है। इस तरह से एक पूरा का पूरा अंग तंत्र इसमें काम करता है। तो पाचन के लिए विशिष्ट अंग और अंग तंत्र होते हैं। इसका आंसर यही हो जाता और आपका ऑप्शन में भी सेम चीज़ दे रखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी यानी कि मनुष्य का जो टेस्टिस होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर यानी कि स्क्रोटम में स्थित रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस तरह से एक थैलानुमा रहता है इस तरह से, और इसके अंदर में टेस्टिस रहता है, इसको स्क्रोटम कहा जाता है, और ये टेस्टिस होता है दो, ठीक है। तो ये इसके अंदर में होता है और ये शरीर से बाहर यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटका हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि देखिए, शरीर का जो आमतौर पर जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको स्पर्म को बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि आप कर सकते हो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसको बनने के लिए तापमान चाहिए, जिस कारण से ये इस तरह से शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट देखिए, 30 kg द्रव्यमान की वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा पूछा गया था, mgh, और g का मान यहाँ पे आपको लेना है कितना? 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो mgh रख दो, m का मान कितना दे रखा है? 30 kg, g का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, और h हाइट दे रखा है कितना? 20। आप कर दो, 3 दूनी 6 दे करके 3 को 0 यानी कि 6000
जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही है। और आप लोग को हम बताए थे ध्वनि से, ध्वनि को याद रख लेना, ध्वनि महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ध्वनि, अब ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जो होता है कैप्टन कूल होता है, यानी कि उसमें धैर्य है, तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। और ध्वनि लंबा है, लंबा चौड़ा है, तो लंबा है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, तो ध्वनि तरंग को ही हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और ध्वनि को ही ध्वनि तरंग के हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और ये हम ट्रिक बताए थे आप लोग को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे पूछा गया, माफ कीजिएगा, ये तो होता है, हम होता है बता रहे हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ठीक है, ध्वनि तरंग ये तो होता है, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होता है, बिल्कुल ये सही है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, आपका गलत बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, AQI, देखिए एक साइंस से रिलेटेड है जो कि करंट से पूछा गया था। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच है, तो वह किस श्रेणी में आएगा। तो ये बहुत ही मतलब गंभीर श्रेणी में आता है, ये सबसे लास्ट हो जाता है, मतलब ये इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है, वो वाला हाल होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, गंभीर। देखिए अब इसमें हम लिख दिए हैं कि किसमें कितना से कितना अच्छा रहता है और कितना में बुरा। ठीक है, तो अच्छा होता है कौन सा, 0 से 50, हवा साफ रहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, मतलब अगर 0 से 5 AQI है तो ये सही है। अगर मध्यम रहा 51 से लेकर 100 तो हवा स्वीकार है, मतलब इसको आराम से लिया जा सकता है, जैसे कि बच्चे, बूढ़ा जो बीमार है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है 101 से लेकर के 150, तो ये संवेदनशील यानी कि संवेदीय होता है। ठीक है, इसके लिए अस्वस्थ, बाकी जो बीमार होता है उसके लिए अस्वस्थ, बाकी लोगों के लिए ध्यान देने योग्य होता है। देखो खराब किसको बोलेंगे, 151 से जब 200 के बीच में आता है तो इसमें क्या सभी के लिए स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, खास करके जो सेंसिटिव इंसान होता है या फिर जो बीमार होता है उसके लिए। बहुत अस्वस्थ यानी कि जिसको बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ बोलेंगे तो 200 से लेकर के 201 से लेकर के 300 के बीच में, इसमें गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी, इसमें बीमारियां तो शुरू होने लगता है। अच्छे मतलब जो एक स्वस्थ इंसान उसको भी। खतरनाक किसको बोलेंगे, जब 300 प्लस हो जाएगा, पूरी आबादी के लिए जानलेवा, प्रभावशाली और तत्काल जोखिम में स्वस्थ हो सकता है। ठीक है, तो इसका सबके बारे में लिखवा दिए हैं, आप लोग इसको एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण पर एक प्रकाशीय किरण अभिलंब यानी कि नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखना, अब मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल दे दिए, खींच दिए, ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया, ये चीज़ बहुत जरूरी है। किसके साथ बना रहा है, प्लेन के साथ बना रहा है कि नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल के साथ बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, का कोण बनाता है तो आपतित होता है। ठीक है, तो आपतन किरण के और परावर्तन किरण के बीच, ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा, मतलब कितना का एंगल बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इंसिडेंट रे, अब आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जितना इंसिडेंट जो आपतित किरण का जो मान होगा वही परावर्तित किरण का मान होगा। तो जब यहाँ से आया और अगर रिफ्लेक्ट भी कितने में होगा, 30 डिग्री में ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोला गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना बना, तो 30 + 30 = 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको बोल देता कि प्लेन जो ये जो समतल है इसके अनुसार, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बोल देता कि ये 30 डिग्री जो प्लेन के साथ लगा हुआ है, अगर 30 डिग्री प्लेन के साथ है बना रहा है इंसिडेंट रे, तो बोलेगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है। देख लो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री का है, अगर इंसिडेंट रे 60 डिग्री का, तो रिफ्लेक्शन रे भी 60 डिग्री का, रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो 60 + 60 = 120। तो हम दोनों बता दिए क्योंकि आने वाले समय में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा इसका अभी जो होगा उसके अनुसार ये 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु का आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। देखो, किसी परमाणु का जो आकार होता है मुख्यतः 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। किस पे, इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या पे, इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या पे। इसमें क्या होता है कि देखो, ये रहा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। अब इसके ये यहाँ पे सारा ऑर्बिट होता है। ठीक है, K हो गया, L हो गया, M हो गया। अब ये देखो, एक हो इसमें K, L, M है। अब एक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट है K। ठीक है, तो अब देखो किसका रेडियस ज़्यादा है, किसका बड़ा होगा, परमाणु इसका वाला बड़ा होगा इसके तुलना में। तो जितना ज़्यादा कोषों की संख्या होगा उसका जो परमाणु होगा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, परमाणु का आकार उतना ही बड़ा होगा। अब दूसरा चीज़ देखो, बोला गया है
प्रभावी नाभिक आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और चार्ज हम लोग कैसे जानेंगे कि किसमें कितना चार्ज है, तो न्यूक्लियस में इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या से ही पता करते हैं हम लोग चार्ज कितना होगा। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। अब अगर नाभिक में बहुत ज़्यादा चार्ज है, मान लेते हैं प्रोटॉन यहाँ पे और प्लस न्यूट्रॉन है, अब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करता है ना कि जो आउटर मोस्ट ये जो सेल होता है, कोष होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींचने लगता है। जब खींचेगा तो ये क्या होगा, इसका जो परमाणु है वो छोटा हो जाएगा। तो अगर प्रभावी नाभिक आवेश ज़्यादा होगा तो परमाणु छोटा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या अगर ज़्यादा होगा तो परमाणु ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ दोनों को लिखा हुआ है, समझा दिया अच्छा से। अच्छा, अब देखो आपके ऑप्शन में क्या देता, ना तो ये दे रखा था ना तो ये दे रखा था, दोनों में से कोई भी नहीं दे रखा था। तो क्या होगा, तो हम अभी यहाँ पे देखिए कि जब कोषों की संख्या ज़्यादा होती है तो रेडियस बढ़ रहा है। अब अगर हम लोग प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो अगर खींचेगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। तो आपको दे रखा था कि रेडियस, आपको दे रखा था कि रेडियस के बढ़ते घटते क्रम में कुछ दे रखा था, तो आपका इसका आंसर हो जाता कितना, रेडियस के अनुसार हम लोग इसके जो परमाणु आकार को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, परमाणु आकार ये वाला दे रखा था आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए और एक चीज़, ये तो हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए पीरियडिक टेबल में, अगर पीरियडिक टेबल में बोल दिया तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ये रहा पीरियडिक टेबल। अब अगर हम लोग लेफ्ट से यानी कि हम लोग इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे क्या होगा कि इस पे जो होता है ना, परमाणु संख्या बढ़ती है। परमाणु की जो संख्या है बाएं से दाएं पर जाने पे परमाणु संख्या बढ़ती है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। ठीक है, परमाणु संख्या बढ़ता है, कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या जब बढ़ेगा यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा। अब जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश चार्ज भी इसका बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगेगा अपनी ओर, खींचेगा तो क्या होगा, उसका जो रेडियस होगा सिकुड़ जाएगा, छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है वो घटता है। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है कि इसमें परमाणु का आकार घटता है। लेकिन अगर यही वाला बात अगर हम लोग जब ग्रुप में करते हैं, अगर जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं, इस तरह से हो गया पीरियडिक टेबल। ठीक है, अब जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होगा, इसमें जो है ना सेलों की संख्या बढ़ने लगती है, सेलों की संख्या बढ़ने लगती है, जिस कारण से क्या होता है कि इसका नाभिक जो होता है, इसका नाभिक बोले, इसका जो परमाणु का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को दोनों बता दिए, लेफ्ट टू राइट जाने का तो घटेगा और टॉप टू बॉटम आएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, परमाणु का आकार। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n² आप लोग को पता होगा, और ये होता है सेल की संख्या, n बताता है। अब बोला कि एम सेल में तो KLM यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रखो, 3 3 9, 9 दूनी 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए, एक वस्तु को 49 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है ये आपको बताना है। और यहाँ पे दे रखा है जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड आपको लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो आपको पता है गति का जो तीसरे नियम क्या बोलता है, पहले तो देख लो कि प्रारंभिक वेग क्या दे रखा, तो प्रारंभिक वेग दे रखा आपको 49 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग जब फेंकेंगे और एकदम यहाँ तक जाएगा तो अंतिम वेग भी बराबर 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग भी बराबर 0 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और जी का मान तो हमको दे ही रखा कितना, 9.8। ठीक है, अब इसको गति के तीसरा नियम लगा दो, तो v² बराबर u², क्यों ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसको हटाते हैं, तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। क्यों, क्योंकि माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो v का मान हमको पता है, v का मान दे रखा है कितना है, प्रारंभिक वेग, v का मान हमको अंतिम वेग 0 था। ठीक है, अभी मत रखो, देखो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो माइनस का 2gh है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, माइनस है। ठीक है, माइनस का 2gh है, इस पूरा माइनस का 2gh को इस ओर ले आओ, यहाँ तो ये तो 0 है, v का मान तो पूरा 0, ये तो 0, ये तो खत्म हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि 2gh बराबर u² हो जाएगा। अब देखो u² हो गया। अब यहाँ पे देखो h हमको निकालना है, तो हमको h को इधर रखने देते हैं और 2g को इधर ले आते हैं, तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, u² बटे 2g, h बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब u² यानी कि u का वैल्यू दे रखा 49, तो 49 इंटू 49 कर दो इधर, 49 इंटू 49, और 2 इंटू g का मान दे रखा 9.8। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमको कितना आ जाएगा, 2401 डिवाइडेड बाई 19.6 आ जाएगा, और इसका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 122.5 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मुख्य रूप से किस स्थायी ऊतक के कारण आता है। आपको हम बताए थे तीनों, पेरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीनों के बारे में बताए थे। तो ये जो आता है कोलेनकाइमा के कारण आता है। पेरेनकाइमा क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, फूड हल्का फुल्का स्टोर करता है और मैक्सिमम इसका जो काम होता है वो पौधों को लचीलापन देने का काम करता है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या है, का काम क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है पौधों को, यानी कि इसमें हार्डनेस प्रदान करता है पौधों को। ठीक है, तीनों के बारे में बता चुके हम पहले भी। ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, देखिए इस बार जो पूछा गया था इसमें सेकेंड शिफ्ट में रिडक्शन के बारे में पूछा था और थर्ड शिफ्ट में ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा था। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन था, खाली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर दिया था। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के दौरान किसी परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो आयन या फिर इलेक्ट्रॉनों में ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। बस यही चीज दोनों में ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं एल्वियोलाई और किडनी का बोमेन कैप्सूल में कौन सा उपकला, देखो जो फेफड़ा में वायु कोशिका में एल्वियोलाई होता है और जो किडनी में बोमेन कैप्सूल होता है, इसमें कौन सी उपकला कोशिका पाया जाता है, तो इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कोशिका जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या टिश्यू पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे पूछा गया सही कथन कौन सा है। एसेक्सुअल में पूछा गया इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं, गलत। मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता है जो मेल और फीमेल दोनों का रोल प्ले करता है। ठीक है, संतानें आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, हाँ अपने जनक, क्योंकि देखो एक ही है, अभी तो बिल्कुल ये अपने आनुवांशिक रूप से अपने जो पेरेंट है उसके अनुसार जैसा ही होगा। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें आनुवांशिक भिन्नता नहीं आएगी, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं ना, ये नहीं आता है। ये एकदम बिल्कुल उस तरह समान हो जाएगा, लेकिन म्यूटेशन भिन्नता नहीं, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कोई भिन्नता नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही है। इसमें युग्मक तो होता ही नहीं, मेल गेमेट फीमेल गेमेट तभी होगा जब मेल से मेल गेमेट आता है, फीमेल से फीमेल गेमेट आता है, मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से ओव्यूम आता है। ठीक है, तो इसमें तो गेमेट होता ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यह केवल जटिल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, नहीं ये सिंपल जीवों में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इसका एक ही हो जाएगा, संतानें आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेस्टिस मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है और कौन सी बाहरी संरचना इसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए हार्मोन की अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है, और अभी बताएं स्केट्रोम जो होता है वो इसकी सुरक्षा करता है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं स्कोट्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अयस्कों से किस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अच्छा देखिए, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं को उसके अयस्कों से किस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण द्वारा हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी सेक्सुअली हम लोग जो जितना भी ऑर्गन है उसको कंट्रोल करता है, मेनली कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होता है, अभी कौन कौन सा हार्मोन होता है, तो दो हार्मोन निकलता है, याद रखना दो हार्मोन निकलता है, एक होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH और एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। इन दोनों जब कहाँ से निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और इसके कमी हो जाने के कारण स्पर्म काउंट में कमी होने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये दोनों हार्मोन के बारे में पूछेगा तो ये दोनों हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र किस राशि या क्षेत्र किस राशि को दर्शाता है, क्षेत्र बोलो या क्षेत्रफल बोलो, किस राशि को दर्शाता है। तो देखिए जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें क्षेत्रफल के बाद पूछ दिया जाए तो विस्थापन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद। अब देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए क्या करो कि इसका सबका जितना अभी तक है सबका याद रख लो ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो वेग समय अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया और उसका ढलान पूछा, देखो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ दिया, क्षेत्रफल में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और अगर इसी में वेग समय ग्राफ में अगर ढलान को पूछ दिया तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ढलान अगर पूछ दे तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब विस्थापन समय ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के में अगर ढलान को पूछता है तो तत्कालिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, इसे याद रख लेना। दूरी समय ग्राफ में अगर पूछा जाएगा ढलान के कि इसका ढलान क्या बताता है, तो इसको चाल को बताता है। अगर त्वरण समय ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर ढलान को पूछा जाएगा कि ढलान क्या बताता है, तो समय के साथ त्वरण में परिवर्तन को बताता है। अगर इसी में त्वरण समय ग्राफ में अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछ दिया जाए तो यह वर्ग में वेग में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो ये आप लोग पूरे अच्छे से कर लेना, कोई भी पूछ सकता है आप लोग से। ठीक है,
नेक्स्ट है रिडक्शन अभिक्रिया। देखिए हम बोले थे ना ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, अब रिडक्शन अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान किसी परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं, तो गेन किया जाता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण। देखिए ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा था, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया। प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर के गुजरेगा, तो फोकस से होकर के गुजरता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, फोकस से होकर के गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार पे क्या असर होता है, तो देखिए गर्भाशय का जो अंदरूनी दीवार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ये टूटकर बाहर निकल जाता है रक्त के साथ, ठीक है, और इसी को मासिक धर्म कहा जाता है। एक धारा वहन करने वाली परिनलिका यानी कि सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा और इसका अलाइनमेंट जो होता है वो कैसा होता है। देखिए हम बताए थे आप लोग को, जब भी कोई चुंबक है इसके अगर नॉर्थ टू इधर नॉर्थ इधर साउथ है, इसके बाहर बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है ना नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है, याद रखना नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। लेकिन अगर इसके अंदर जो कि पूछा गया है इसके अंदर में क्या होता है, तो इसका अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा ना ये साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कहाँ गया, इधर सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं सीधी समानांतर और एक और समान दूरी पे होता है, ठीक है। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बहता है, इसके जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था एक धारा वहन करने वाली परिनलिका सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा और अलाइनमेंट कैसी होती है, जिसका जो अलाइनमेंट होगा ना जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहेगा, ठीक है, जिस तरह से बह रहा था उसी अलाइनमेंट में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सीधी समानांतर और समान दूरी पे होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है जो आप लोग के ऑप्शन में भी दे रखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। देखिए जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो इसमें इसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण घट जाता है। दूसरा में पूछा गया था जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी नीचे की ओर कार्य करता है। अब देखो इसका ना जो आप लोग को मतलब जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें 2 आंसर हो सकता है। हम जो आंसर देते हैं और जो अब जो इसका आंसर की में देगा उसका देखते हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो ये वाला जो कथन दिया गया है ये कथन जो है ये घटता है हल्का सा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं घटता है, जी का मान घटता है लेकिन हल्का सा, उसको हम लोग व्यवहारिक तौर पे नहीं यूज़ करते कभी भी, ठीक है। यानी कि जी का मान तो घटता है लेकिन इसको व्यवहारिक तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। और इसी कारण ये जो नेगेटिव हम लोग साइन लिखते हैं यानी कि ये बता रहा है, नेगेटिव साइन बोलते हैं ना कि भी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर माइनस लिखते हैं 2gh क्यों लिखते हैं, 2gh माइनस का माइनस क्यों लिखते हैं, माइनस लिखने का ये कारण है कि जो कार्य हो रहा है ना वो जी के अगेंस्ट में कार्य हो रहा है, यानी कि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जी लग रहा है नीचे की ओर, जिस कारण से हम लोग माइनस को लिखते हैं, ठीक है। और जी का मान हम लोग अभी इस कंडीशन में 9.8 ही रखते हैं, ना कि चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो जिस कारण से हम अभी इसको गलत मानते हैं, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्य करता है, बिल्कुल ये सही है, ये गलत है। यानी कि दूसरा नंबर कथन सही होगा, पहला नंबर गलत होगा, एक गलत है दूसरा सही है। लेकिन ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा था कि दोनों ही सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम मेरे अनुसार ये होना चाहिए। अब देखिए आंसर की में क्या दे रहा है, ठीक है, आंसर की को वेट करते हैं, देखते हैं इसको क्या देता है, फिर हम उसी तरह से इसी को मान के चलेंगे, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में दे देगा अगर इसका जी का मान को नेग्लेक्ट को ले लेता है तो ये दोनों ही सही है, और अगर नेग्लेक्ट जो किया जाता है उसको हम लोग व्यवहारिक तौर पर नहीं यूज़ करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आंसर की आने दो फिर बताते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि लोहे के बुरादे को एक क्षण चुंबक के ऊपर या उसके चारों ओर छिड़का जाता है तो उसका अलाइनमेंट कैसा हुआ, तो अलाइनमेंट कैसा हुआ, जिस तरह से जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं बहेगी उसी तरह से हो जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो इसी तरह से देखना चुंबक के जो छोटे छोटे टुकड़ा होता है इसी तरह से अलाइनमेंट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसका क्या होगा, लोहे के बुरादे चुंबक की क्षेत्र रेखा के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। ध्रुव के पास इसका संगठन जो इसका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ध्रुव के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इस कारण से ये जैसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उसी तरह से इसका अलाइनमेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस और SO4 के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो ये इसका एक अणु है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का इसका एक अणु में ये है। अब इसमें देख लो कितना परमाणु है, तो नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन में 2 है, देख लो यहाँ पे ट्वाइस में दे रखा है, ठीक है। NH4 ये बड़ा से लिख दे रहे हैं का ट्वाइस, यानी कि नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 दूगनी 8 हो गया, ठीक है। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, आप सबको जोड़ दो तो 8 4 12, 8 2 10, 4 14 और 1 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15,
ठीक है, इसका 15 परमाणु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता +2 है, एक रहता तो वस्तु के बराबर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है यानी कि वस्तु से बड़ा हो जाएगा, पहला बात। प्लस में दे रखा है यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा और दर्पण मतलब बड़ा प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे, और कब बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। जब अवतल दर्पण में हम लोग पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तब क्या होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो बस यहीं पे हो जाएगा, ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा, क्योंकि धात्विक आवर्धन से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये पता होता कि कहाँ रखने से वस्तु का क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है कि +2 का मतलब होता है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है, माइनस में होता तो दर्पण के सामने भी बनता, ठीक है। जब एक कोशिका को साधारण सूक्ष्मदर्शी पे देखा जाता है तो निम्न में से कौन सा भाग इसके स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जब एक कोशिका है तो इस पर तो न्यूक्लियस तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, और अगर ये प्लांट सेल रहा तो इसमें सेल वॉल भी दिखाई देता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो दिखाई देगा, कोशिका झिल्ली भी दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा। तो आप देख लेना आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया था, उस हिसाब से आपको टिक करना था। नेक्स्ट देखिए, सल्फाइड अयस्क से अशुद्धियों, देखो जब भी सल्फाइड अयस्क जहाँ भी देखेगा, हम पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को, और ये क्वेश्चन रिपीट किया है, अब 3 या 4 बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन। जहाँ भी सल्फाइड अयस्क को देखेगा, अशुद्धियों को निकालने की बात करेगा तो उसको भूंजना है या भूनना है, यानी कि भर्जन कर देना है। भर्जन कोई भूंजना बोलते हैं, यानी कि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भर्जन, यानी कि इसको रोस्टिंग कर देना है। तो गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।